अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद वड़ाइच। एक नए एपिसोड के साथ, एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आप हमारे प्रोग्राम देखते रहते हैं और आपको पता है कि हम आपको मुख्तलिफ अपनी कम्युनिटी मेंबर से मिलवाते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, कम्युनिटी का नाम रोशन कर रहे हैं और ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बताएं कि जैसा कि आप हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि आप हमारे ये प्रोग्राम देखते रहें और अगर आप ये हमारे प्रोग्राम देखते हैं तो हमारे पेज को, फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। ये हमारे लिए बड़े बायस फ़ख्र बात होगी कि आप भी हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे और हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज तारुफ कराते हैं आपका हमारी एक और ऐसी शख्सियत जो आपसे हमने पहले भी मुतारफ कराई, सना वकार साहिबा। ये हमारे साथ आज शामिल हैं और हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी और आज हम बात करेंगे इमिग्रेशन पे और आपके बहुत सारे जो जहनों में सवाल हैं आज उनके हम इनसे जवाब तलाश करेंगे कि ये कैसे। अस्सलाम वालेकुम सना वकार साहिबा, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैंकूवर कैसा लग रहा है आपको? आई एम इन लव विद वैंकूवर, इट्स ब्यूटीफुल और द कम्युनिटी इज सो नाइस, द वेदर, द ब्यूटी, इट्स ब्यूटीफुल। Everything about Vancouver is good. माशाल्लाह माशाल्लाह। और वैंकूवर के ब्यूटीफुल होने में नाजरीन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और अपने एक्सपीरियंस को आगे रख के वो लोगों की हेल्प करते हैं। तो जो लोग इमिग्रेशन के हवाले से काम कर रहे हैं और जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं ये उनकी टीम में शामिल हुई हैं, लेकिन इनका एक अंदाज जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये कि ये खुद भी अपनी इमिग्रेशन को उन जो स्टेप्स आप लोग फॉलो करेंगे या वो लोग जो इसकी तगोदो कर रहे हैं ये वो फॉलो करके स्टेप्स जो हैं वो यहां तक आई हैं। आज हम उनकी स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि वो कैसे यहां पहुंची और वो आज सिस्टम, उस सिस्टम को जब उसके बीच में जाके देखती हैं और वो आज इमिग्रेशन के हवाले से काम कर रही हैं तो आज उनकी थिंकिंग जो है वो कहां पे है। तो सना, वेलकम। एंड अब बात करते हैं, हम शुरू करते हैं आपकी जिंदगी के हवाले से। तो आपने शुरू किया पाकिस्तान से और हमने पहले भी नाजरीन को बताया था, थोड़ा सा मुख्तसर बताइए कि पाकिस्तान से कहाँ से हैं और अब फिर यहाँ पे लैंड जब हुई तो कौन से शहर में हुई? जी जी, well to be short and brief, my basic education, by education I'm a doctor. मैंने MBBS किया था डाउ मेडिकल कॉलेज से जी, और आफ्टर माय MBBS मैंने जो है वो सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली थी, जो कि आप पाकिस्तान में CSS सब जानते हैं। तो उसमें माशाल्लाह से आई क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई वाज सिलेक्टेड इन द ऑडिटर जनरल ऑफिस ऑफ पाकिस्तान। आई ज्वाइंड एज असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद प्रमोशन हो गया एंड आई बिकेम डेप्यूटी डायरेक्टर। 9 years मैंने सर्विस की। आई ऑडिटेड मैनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री, स्टेट बैंक, काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की। जब इमिग्रेशन का हम सोच रहे थे तो अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च आई डिसाइडेड कि कनाडा इज़ द प्लेस वेयर आई वांट टू बी। सबसे मेन रीज़न उसका ये है कि कनाडा इज़ अ मल्टीकल्चरल कम्युनिटी और सबसे बड़ा इसका यही है, जो कि आजकल एक बहुत चीज़ चल रही है रेसिज्म की। तो कनाडा, जो जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मेरे फ्रेंड्स और पीयर्स का एक्सपीरियंस है कि रेसिज्म यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कुछ एरियाज होंगे जिनको, लेकिन मैंने तो कभी नहीं फेस किया अपनी लाइफ में, ना मेरे हस्बैंड ने ना मेरे किड्स ने। तो नंबर 1 ये, फिर ऑब्वियसली जो है कनाडा की जो एक नेचुरल ब्यूटी है वो, और फिर दूसरा एक ये बड़ी बात है कि कनाडा इज नेबर विद अ बिग कंट्री लाइक USA, तो इसकी वजह से आपके इकोनॉमिक जो आपकी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो आफ्टर दैट आई केम टू कनाडा एंड आई लैंडेड इन वैंकूवर और फ्रॉम दैट देन आई हैव माय ओन बिजनेस और फिर साथ में ज़िंदगी बढ़ती रही और माशाल्लाह से कनाडा हैज़ बीन वेरी हैज़ प्रूव टू बी अ
प्रॉस्परस डेस्टिनेशन फॉर मी। लेकिन आप यकीनन पाकिस्तान को नहीं भूली होंगी, रूट्स चूंकि आपके पाकिस्तान में देखिए, आप कभी भी नहीं भूल सकते जहां आपने अपना एक चाइल्डहुड गुजारा हो, ये नेचुरल नहीं है। आपकी एक फैमिली है वहाँ पे, आपकी एक एसोसिएशन है, आपके पीयर्स हैं। अब मैंने सिविल सर्विस में 9 इयर्स गुजारे हैं, तो मेरे जो वहाँ पे फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो एक जैसे कहते हैं बरादरी होती है, एक फ्रेटर्निटी होती है, वो जाहिर सी बात है उसकी एक अपनी, बेशक, देयर इज नो रिप्लेसमेंट। Are you looking for a townhouse? Now is your opportunity to own a gorgeous townhouse in Surrey starting at $649. This includes 3 to 4 bedrooms with a double garage and a beautiful landscape. To book these townhouses or for any other real estate needs, please call Amjad Bajwa from Sudden Alliance at 604-825-2277. सना, आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं। आप पाकिस्तान से आई, आपका जो स्टाइल था वहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सी चेंजिंग आती है, आप वैंकूवर को अडॉप्ट करते हैं। तो एक खुशी की बात यही है नाज़रीन, आप को ये जान के खुशी होगी कि हमारी जो ये हंसती मुस्कुराती आज की गेस्ट हैं, ये गाना भी गा लेती हैं और गज़लें भी गाती हैं। तो ये इनका एक आर्ट जो है वो आपसे मुतारफ़ कराएंगे, लेकिन बात चलेगी आज इमिग्रेशन की। और इमिग्रेशन में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने लाइन अप किए हुए हैं आपके लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो नाजरीन को ये बताएं कि इसमें वो क्या बेनिफिट वो हासिल कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी मुख्तलिफ इमिग्रेशन स्ट्रीम्स हैं, इसके ऊपर थोड़ा सी रोशनी डालिए। अच्छा, when we talk about immigration, तो उसके अंदर definitely when someone applies to immigration, then they get a PR, permanent resident, they become permanent resident. तो immigration के different streams हैं और programs हैं for people who want to come here. एक तो जो सब बहुत लोग जानते होंगे Federal Skilled Worker Program है। फिर दूसरा आपका जो main categories में अगर हम देखें तो Federal Skilled Worker Program है, फिर Federal Trade Worker Program है, Canadian Experience Class है, और आपकी फिर एंटरप्रेन्योर कैटेगरी है। ये अगर आप मेजर उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये इस तरह है। फेडरल स्किल वर्कर जो है उसके अंदर ये सारे वो प्रोग्राम हैं जो जिनके तहत लोग जो है स्ट्रीम्स हैं जिसके थ्रू लोग आ सकते हैं, किसी भी कंट्री से आ सकते हैं। बिल्कुल, इसमें ये नहीं है कि किसी कंट्री को नहीं, कोई इससे कुछ भी नहीं है। बेसिकली इन सब के अंदर ही पॉइंट्स स्कोरिंग सिस्टम है। फेडरल स्किल वर्कर और जो आपका फेडरल ट्रेड वर्कर प्रोग्राम है, इसमें आपको यू हैव टू क्रिएट एन ऑनलाइन प्रोफाइल इन दी एक्सप्रेस एंट्री। आपकी गवर्नमेंट की एक्सप्रेस एंट्री की एक वेबसाइट है, उसमें आपको अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी होती है और उसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपको स्कोर मिलता है। फिर वो जो स्कोर होता है उसमें गवर्नमेंट के एक ड्रॉ होता है आफ्टर एवरी 3 मंथ्स क्वार्टरली। उसमें जो हाईएस्ट उनके होते हैं, जो उन्होंने फॉर एग्जांपल कहा, सोचा हो कि भाई इस ड्रॉ में हम 500 लोगों को इनविटेशन देंगे, तो वो टॉप के 500 को लेते हैं। तो कट ऑफ जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस टू इट। तो अभी जो है वो अराउंड 472 कट ऑफ पॉइंट जो है वो मिनिमम आपको चाहिए, जिससे ऊपर हो तो आपको इनविटेशन होगी। So if we talk about the federal skilled worker, so once you get आपका स्कोर फॉर एग्जांपल किसी का 475 आ जाता है, तो उसके बाद उनको इनविटेशन आती है फ्रॉम कैनेडियन गवर्नमेंट, इनविटेशन टू अप्लाई। आप वंस यू गेट द इनविटेशन देन यू कैन अप्लाई फॉर इमिग्रेशन। उसके बाद फिर आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब आपको इनविटेशन मिल जाती है तो इसका मतलब, इनविटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई इमिग्रेशन हो गई है कि 100% गारंटी है। इनविटेशन का मतलब है ऑलमोस्ट 90% आपका काम हो गया है। अब आपकी डॉक्यूमेंट्स और सारी बैकग्राउंड चेक वगैरह 10% का आपका वो उस पे कवर होगा। आफ्टर इनविटेशन भी कुछ लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि इतने कम टाइम में नहीं। बिल्कुल। बट दिस इज, ये मोटी मोटी अगर बात की जाए तो दीज आर द मेन पॉइंट्स। बिल्कुल। फिर दूसरा एंटरप्रेन्योर कैटेगरी है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं इमिग्रेशन। उसके लिए वो बेसिकली
फेडरल अब नहीं होता, पहले फेडरल भी होता था, अब वो बेसिकली प्रोविंशियल है। वो फिर प्रोविंसेस आपको इनवाइट करते हैं, आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एंड देन यू गेट एन इनविटेशन और नॉमिनेशन फ्रॉम द प्रोविंस, और फिर आप इमिग्रेशन आपकी होती है, उसमें भी डायरेक्ट आपकी पीआर मिलता है। वो उसका हर प्रोविंस का अपने क्राइटेरिया है, उसका एक मेन फेडरल क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जो फेडरल स्किल वर्कर कैटेगरी है, एक तरह से वेग है थोड़ा सा। तो ये बेसिकली जिन लोगों ने एक्सपीरियंस कनाडा में, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन कनाडा, दे कैन अप्लाई फॉर इमिग्रेशन। जैसे वर्क परमिट पे जो लोग आए हुए हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट वीजा पे काम कर रहा है, जैसे जिन्होंने, वो नहीं काउंट होता। जो स्टूडेंट वीजा में आप काम करते हैं पार्ट टाइम, दैट इज नॉट काउंटेड टुवर्ड्स वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा when we are talking about immigration, maybe जॉब के लिए हो जाए, लेकिन उसमें नहीं होता। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आपको जो है, आपने अगर कनाडा में जॉब की हुई है तो उसके आपको काफी ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, और वो फिर एक अलग एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है। उसमें अगर आपने कनाडा में आपका एक्सपीरियंस है तो फिर इट्स वेरी इजी, और मतलब इसकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है कि इफ यू हैव एक्सपीरियंस इन कनाडा टू गेट इमिग्रेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने किस जॉब कैटेगरी में जॉब की है। अच्छा, मतलब जैसे कि लेबर है और इस तरह की, जिनकी नॉक, बेसिकली गवर्नमेंट की ना NOC एक कहलाता है, नॉक, जिसको कहते हैं नेशनल ऑक्यूपेशन कैटेगरी। उसमें A0 ABCD इस तरह है, तो बहुत डिटेल्ड है, ठीक है। लेकिन इसमें बेसिकली जो नॉक 0 A B C नहीं, तो इनमें अगर आपने काम किया है तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम इसके ऊपर दोबारा वापस आएंगे, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो इमिग्रेंट्स हैं और वहां से आना चाहते हैं, तो उनके लिए हम एक आखिर में थोड़ा सा तफसील से उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको काफी मुश्किलात हो रही हैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पे स्पॉन्सर करने के लिए या पेरेंट्स को बुलाने के लिए। हमारा मसला यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें पूछते हैं कि आजकल स्पाउस का जो केस है वो तो बहुत जल्दी हो रहा है, और हमारे फिर भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और बहुत सारे लोग 1 साल 2 साल और 2-2.5 साल से वेट कर रहे हैं। ये क्या वजह हो सकती है कि इतना ज़्यादा वेट है, और या उसके कोई एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, या वो, ये भी आपसे क्वेश्चन करेंगे। और साथ में पेरेंट्स के वो क्या तरीका हमारे लोग अपनाएं जिससे वो पेरेंट्स जो है वो जल्दी से यहाँ देखें। अगर स्पाउस की बात करें तो आपका जो इमिग्रेशन का जो स्पॉन्सरशिप इमिग्रेशन, जो स्पॉन्सर्ड इमिग्रेशन है, वो PR और वो फेडरल को हटा के ये वाली जो स्पॉन्सरशिप इमिग्रेशन है, आप किसी को भी स्पॉन्सर करें, वो फिर आपकी एप्लीकेशन जिस प्रोसेसिंग सेंटर में आपने एप्लीकेशन सबमिट कराई है ना, वहाँ पे बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि पाकिस्तान की जहाँ पे, या इंडिया की, या UAE की, उन लोग, हम फॉर एग्जांपल हम किसी कंट्रीज की बात, उनका जो केस प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ कितना टाइम लग रहा है, ये मैटर करता है कि वहाँ कितनी एप्लीकेशंस हैं। फिर हर कंट्री की वो उनकी चेकलिस्ट डिफरेंट होती है गवर्नमेंट की। हमारे पाकिस्तान की क्या है? पाकिस्तान का जो केस प्रोसेसिंग सेंटर है वो 2 जगह पे है। एक तो इंग्लैंड के अंदर भी होता है, और दूसरा जो स्पॉन्सरशिप की है, आई माइट बी रॉन्ग, आई थिंक के उसमें UAE में है, UAE में अबू धाबी के अंदर है, जो पाकिस्तान का है। अच्छा, हाँ, तो केस प्रोसेसिंग सेंटर पे भी डिपेंड करता है। जो फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम है वो, उसका केस प्रोसेसिंग सेंटर से सच कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसमें होता है क्योंकि आपने एप्लीकेशन वहां सबमिट करानी होती है। तो स्पॉन्सरशिप जो है इसमें काफ़ी मैटर करता है। लोग, नॉट दैट आई एम सेलिंग माई सेल्फ, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि अगर आप एक रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट की हेल्प लें जिनका एक्सपीरियंस हो, वो आपके केस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। आपने उसमें लेटर जो देना है, कवर लेटर है, डॉक्यूमेंट्स आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ मैरिज के लिए। यहाँ पे कनाडा में मैरिज को उस तरह नहीं देखा जाता जैसा पाकिस्तान में देखा जाता है। ठीक है। यहाँ पे मैरिज को एक्चुअली एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, इट्स नॉट समथिंग इन पेपर्स। अगर आपकी पेपर मैरिज है तो उसको कंप्लीट डिसरिगार्ड कर देते हैं, गवर्नमेंट डजंट टेक इन। पेपर मैरिज जिसको हम कहेंगे कि डिस्टेंस मैरिज होगी, कि आपके फॉर एग्जांपल दूल्हा यहाँ पे और दुल्हन पाकिस्तान में है और फोन पे निकाह हुआ है, यहाँ पे वो मैरिज कंसिडर भी नहीं होगी।
दे हैव टू बी प्रेजेंट। अच्छा, पहले होता था कि नहीं, अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। वो कंसीडर ही नहीं होती। ठीक है, वो नॉन एलिजिबल हो जाते हैं। सही है। दे हैव टू बी प्रेजेंट फिजिकली, और आफ्टर मैरिज भी उनकी बाकायदा कोई कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत सारे नाजरीन हमारे जो है ना वो ये बात करते हैं कि वहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चंस किए हैं जब इंटरव्यूज हुए हैं, या ये भाई वे हमें बताएं कि आप कहाँ पे गए हैं, और काफी सारी क्या आपने शादी के बाद क्या टाइम गुजारा, मतलब एक पता चले कि एक्चुअल रिलेशनशिप है आपकी, आप घूमने गए, हनीमून पे गए, और अच्छा उनकी क्या शौक हैं, उनके क्या शौक हैं, उनका अब जैसे अच्छा ये भी पूछते हैं कि उनके क्या शौक जी, हैं? बहुत सारी चीजें पूछते हैं कि जेन्युइनिटी उन्होंने देखनी है ना शादी। अच्छा। तो ये नाज़रीन एक बड़ी बात है। हम तो जो कुछ हमारे भी पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि उनकी, अच्छा आपको जॉब का पता है, उनकी क्या डिटेल है। अब आपको अब यहाँ पे तो आपको पता है, यहाँ पे तो बीवी को हर चीज पता होती है, यू नो द काइंड ऑफ वुमेन हियर। लेकिन अब वहां पे बेचारियों को पता ही नहीं होता है नहीं वहाँ कैसी शादी है। अब ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान में मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान में काफी चेंज है, लेकिन फिर भी हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं, एग्जैक्टली मैं कुछ इलाकों की बात कर रही हूँ, या कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि women are not, even if they are very educated, I've seen that, they are not very much involved in the lives of their husbands or in the lives of their fathers। यकीनन, और बहुत पढ़ी लिखी भी होती है, लेकिन वो पढ़ के घर ही बैठ जाती हैं। हाँ, तो फिर उसके लिए एक तैयार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारी चीजें हैं और ये करना भी पड़ रहा है, तो पाकिस्तान की आप क्या समझती हैं कितनी देर में एक स्पोज जो है उसको यहाँ पे आ जाना चाहिए? अंदाज़ा ये मैं एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो एक नॉर्मल टाइम लगता है ना, 1 to 3 years। 1 to 3 years, ये 1 to 3 years तो काफी लंबा टाइम है। लोग साल से कम तो इम्पॉसिबल है, मुश्किल ही है, मुश्किल है। अच्छा, तो अब ये जो चीज़ है, लोग काफ़ी इसका वेट करते हैं, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने काफ़ी आसानियाँ पैदा की हैं। ये जो आजकल की गवर्नमेंट है, तो ये वैसे भी इमिग्रेशन फेवरेबल है, फेवर करती है इमिग्रेशन को, और बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है, और ये बहुत सारे दावे भी करते हैं। तो फिर भी लोग बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अभी भी हमारे पास हम वेटिंग लिस्ट पे हैं। तो पेरेंट्स का भी ऐसा ही है कि पेरेंट्स में देखें, इन्होंने इसी वजह से, क्योंकि ये पेरेंट्स, अच्छा दो चीजें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेरेंट स्पॉन्सरशिप और एक स्पाउसल स्पॉन्सरशिप में फर्क है। कनाडा इज अ कंट्री जो फैमिली रिलेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, और दैट फैमिली रिलेशन एक्चुअली आई मीन स्पाउसल रिलेशन, जो आपकी एक हस्बैंड वाइफ की जो, क्योंकि दैट इज द यूनिट दैट बिल्ड्स द कम्युनिटी ना, तो कनाडा बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो आपकी स्पाउसल जो स्पॉन्सरशिप है और फैमिली पेरेंटल स्पॉन्सरशिप में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, टाइम भी ज्यादा लगता है, पेरेंटल स्पॉन्सरशिप में ज्यादा टाइम लगता है, अच्छा, स्पाउसल में कम लगता है। अच्छा, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप में आपको कोई मिनिमम इनकम भी नहीं दिखानी, नीडेड नहीं है। हम कहते हैं उसको लाइको, जो मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड टू स्पॉन्सर समवन। लेकिन अगर आपने पेरेंट्स को बुलाना है तो आपकी 3 साल का पिछला टैक्स रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, और वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है इनकम की फॉर दैट नंबर ऑफ पीपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, अनमैरिड है, सिंगल, समवन इज सिंगल, और वो जो है अपने पेरेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं, तो उनको 3 लोगों की मिनिमम इनकम जो रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से कि 3 लोगों की इतनी इनकम होनी चाहिए, वो उनको दिखानी चाहिए फॉर द लास्ट 3 years, देन दे कैन स्पॉन्सर देयर पेरेंट्स। लेकिन वो सिंगल बंदा कमा रहा है, अगर 2 कमा रहे हैं तो वो को सिग्नेटरी वाइफ बन सकती है, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन दिखाना 3 साल का पड़ेगा, 30% अबव द मिनिमम रिक्वायर्ड। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं सिंगल हूँ और मुझे अपने पेरेंट्स बुलाने हैं, तो मुझे 3 लोगों की मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट दिखानी पड़ेगी फॉर द 3 years। फॉर एग्जाम्पल वो 50,000 बनती है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 प्लस 30% ऑफ 50,000 ये दिखाना पड़ेगा मुझे। वाओ, that's quite a bit, but लेकिन then there is second thing, because of this गवर्नमेंट ने एक नया प्रोसेस निकाला है फॉर PR होल्डर्स एंड सिटीजंस, कि आप अपने पेरेंट्स को सुपर वीजा पे बुला सकते हैं। की बात कर रहा हूं। जी, सुपर वीजा इज एक्चुअली
देखें, जब हम वीजा की और परमिट्स की बात करते हैं, एक तो परमानेंट रेजिडेंसी हो गई जो कि एक्चुअल इमिग्रेशन होती है, दूसरा होता है टेम्परेरी वीजा, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट। टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट के अंदर आपके वर्क परमिट्स आ जाते हैं और स्टूडेंट वीजा, और इसके अलावा जो आपके विजिटर वीजा हैं। तो पेरेंट जो सुपर वीजा है, दैट इज एक्चुअली अ विजिटर वीजा, बट इट्स एन एक्सटेंडेड विजिटर वीजा। ठीक है। एंड इट इज स्पेशली डिजाइन्ड टू स्पॉन्सर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। सही है। तो इसके अंदर आपके पेरेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 2 years तक कंटिन्यूटी में रह सकते हैं, वरना अगर आप नॉर्मल विजिटर वीजा लें तो मोर देन 6 months आप कंटिन्यूटी में नहीं रह सकते। इवन अगर आपके पास 10 years का वीजा है, कंटिन्यूटी में आप 6 months रह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप कंटिन्यूटी में पेरेंट्स कैन लिव फॉर 2 years। ठीक है। हाँ, और उसके बाद वो दे कैन रिन्यू। ठीक है। और सुपर वीजा जो है, सुपर वीजा में उसमें भी आपको लाइक को दिखाना है मिनिमम इनवाइट, लेकिन उसमें ये 3 years का नहीं है। उसके अंदर आपको सिर्फ ये शो करना है कि भाई आप जो है यू हैव द फाइनेंसेस टू सपोर्ट, और अगर नहीं भी है तो आपके अगर पेरेंट्स या आपके फादर के पास है ना फाइनेंसेस हैं, उनका बैंक अकाउंट स्ट्रांग है, तो भी आपको यू डोंट हैव टू शो। अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं और आप ये उसमें डिक्लेयर करें कि फाइनेंशियली मैं नहीं, इट वॉन्ट बी माई लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी मेरे पेरेंट्स की होगी, तो भी मजा आएगा। तो इट्स इजियर देन स्पॉन्सरिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं आपके साथ, और उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन जो हैं इससे कुछ बेनिफिट हासिल करेंगे। बहुत सारे हमारे नाज़रीन जो पाकिस्तान में ये ट्रांसमिशन देख रहे होंगे थ्रू सोशल मीडिया और हमारे डिफरेंट मेथड्स के, वो ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। जाहिर बात है कि पाकिस्तान में दो ही चीज़ें हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे क्या स्कोप है? वो इंजीनियर्स का तो बहुत स्कोप है कनाडा में। हाँ, वो सारे प्रोविंसेस में। उसके लिए थोड़ा सा बताइए हमारे नाजरीन को। अच्छा, उसमें यह है कि देखें, यहाँ पे एज एन इंजीनियर अगर आप आ रहे हैं तो आपको आपकी अगर डिग्री को यहाँ पे इंजीनियर कोई आ रहा है तो अगर उसको एक्सेप्ट भी कर देते हैं, स्टिल यू हैव टू टेक द एग्जाम टू गेट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज एन इंजीनियर। ठीक है। इसके अलावा दूसरा, आप इफ यू आर फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप ट्रेड्स के अंदर जा सकते हैं। एंड यू नो इन कनाडा स्पेशली, आई नो अबाउट वैंकूवर, ट्रेड्स इज अ वेरी मतलब हाई प्रोस्पेक्ट्स हैं, जॉब अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मुश्किल से कोई इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स पर्सन जो है वो कहेगा कि मैं जॉबलेस हूँ। अगर आप नहीं किसी के साथ काम, अपना बिजनेस आप कर सकते हैं, एंड दे नॉर्मली चार्ज लाइक $50-60 एन आवर फॉर अ जॉब, इलेक्ट्रिकल जो ट्रेड्स पर्सन होते हैं। लेकिन स्कोप क्या है पाकिस्तान से, कैसे वो? जी मैं बता रही हूँ आपके। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें तो वो यहाँ पे आते हैं, तो हर जो सारे प्रोविंसेस हैं उनकी अपनी ट्रेड सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये ट्रेड्स को रेगुलेट करती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज जो होती हैं ट्रेड्स की। तो जो बीसी की है वो कहलाती है ITABC, तो ट्रेड अथॉरिटी BC। वो अच्छा, ट्रेड के अंदर कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं जिनमें रेड सील मिलता है। रेड सील का मतलब है कि अगर आपने वो ट्रेड सर्टिफिकेशन ले ली तो वो रेड सील आप फिर पूरे कनाडा में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स अ फेडरल सर्टिफिकेशन। कुछ हैं जिनमें रेड सील नहीं है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड पर्सन की रेड सील है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आता है, वो वैसे नॉर्मली अगर आपने एक इलेक्ट्रिशियन बनना है तो 4 साल का अप्रेंटिसशिप आपको करनी पड़ती है। सही है। और उसके बाद यू हैव टू राइट एन एग्जाम एंड देन यू गेट द रेड सील। ठीक है। लेकिन इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड यू हैव एक्सपीरियंस, एटलीस्ट आई थिंक 4 years का एक्सपीरियंस चाहिए, देन यू कैन चैलेंज द एग्जाम। अच्छा। चैलेंज का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट एग्जाम दें और वो 4 साल का जो आपको अप्रेंटिसशिप करने का था वो आपका एग्जाम्शन मिल जाएगी। तो आप एग्जाम, आई थिंक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसका एक्सपीरियंस है वो आराम से कर सकता है एग्जाम, कैन स्कोर गुड इन एग्जाम, और फिर यू कैन गेट रेड सील। सो मैं अगर पाकिस्तान में हूँ और मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल, आप वहां से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा? मेरे लिए अच्छा, क्या? उसमें यह है कि आप फेडरल, यू कैन कम हियर थ्रू फेडरल ट्रेड वर्कर प्रोग्राम, यू कैन अप्लाई, बट फॉर दैट आइदर यू नीड अ जॉब ऑफर फ्रॉम यही बात मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान में हूँ जी और पाकिस्तान में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो यहाँ पे मैंने आना है, तो मैं कौन से स्टेप्स लूंगा? ठीक है। तो उसमें अगर आपको डायरेक्ट इमिग्रेशन, इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट, तो या तो आप फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में आ सकते हैं जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। सेकंड ये है कि आप फेडरल ट्रेड वर्कर के थ्रू अगर आना चाह रहे हैं तो उसमें आइदर देयर 2 requirements, आइदर यू हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम कैनेडियन
एम्प्लॉयर, या फिर यहाँ पे जो ट्रेड सर्टिफिकेशन है वो आपको प्रोविंशियल मिल गई हो। अच्छा, जो ट्रेड है, फॉर एग्जांपल ITA-BC की बात करें तो यू कैन, इवन इफ यू आर नॉट अ कैनेडियन, आप फिर भी उसको कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम देने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम ऑन विजिटर वीजा, टेक द एग्जाम, और आपका वो मिल जाएगा विजिटर वीजा आसानी से। अब केस स्ट्रॉन्ग बनाएगा, लेकिन आई एम रियली, इट्स रियली लाइक आई फील सैड सेइंग इट, लेकिन रिग्रेटफुली पाकिस्तानियों को वीजा मुश्किल से मिलता है, एंड देयर आर रीजंस टू इट, बिकॉज यू नो यही बात, पाकिस्तान आपको पता है वन ऑफ दोज कंट्रीज है जो कि हाई असाइलम सीकर्स में है। बाकायदा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैं जिसमें लोग यहाँ पे रेफ्यूज और असाइलम लेते हैं, उसमें पाकिस्तान है, और रीजंस फॉर असाइलम भी 3-4 हैं जो कि लोग क्लेम करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस जो लोग करते रहे, आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे विजिटर वीजा मुश्किल से मिलने लगा है, क्योंकि गवर्नमेंट इज स्केप्टिकल नाउ एंड एप्रीहेंसिव कि यहाँ पे विजिटर वीजा पे आएगा तो वो असाइलम डाल देगा। आजकल चूंकि डिस्क्रिमिनेशन की काफी बातें होती हैं, तो मैं इसको थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन इसलिए कहूंगा कि ये सिर्फ हमारी कंट्री में ही ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये दूसरे बहुत हमारे सारे कंट्रीज हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे जो पाकिस्तान की नेबर कंट्री है उसके लिए बहुत सारी आसानियां हैं और हमारे लिए मुश्किल नहीं, आसानियां उनके लिए कोई खास आसानियां नहीं है, ऐसी कोई खास आसानियां नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो नहीं है। हम तो देखते हैं कि उनके लिए बहुत सारी आसानियां हैं, वो हर फील्ड में आ रहे हैं। लिस्ट ऑफ कंट्रीज जिसमें से लोग रेफ्यूज लेते हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, और भी कंट्रीज हैं, लेकिन क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हूँ और मुझे पता है जो हमारे नेबरिंग कंट्री है वहाँ से असाइलम पे लोग नहीं आते, बहुत रेयर केसेस होंगे अगर आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से, और मैं गवर्नमेंट लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एट ऑल, कोई डिस्क्रिमिनेशन, इवन कोई यूरोप से भी आ रहा है ना इमिग्रेशन में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे। ये हो सकता है कि यहाँ उनकी कम्युनिटी क्योंकि बड़ी है तो वो जॉब ऑफर दे देते हैं, और जॉब ऑफर देने पे जो है वो आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं इमिग्रेशन के। दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से इमिग्रेशन के पॉइंट्स भी बहुत हाई हो गए हैं, जो कि एक बहुत नेगेटिव बात है कि लोग जॉब ऑफर ले लेते हैं किसी भी तरीके से, और उसकी वजह से पॉइंट्स आपके बढ़ जाते हैं। और जो जनरल लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने डबल मास्टर्स किए हुए हैं, यूरोप से किया हुआ है, अमेरिका से किया हुआ है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि जॉब ऑफर के बाद आपको 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। वो आइल्स में भी 8 से अबव भी ले लें तो भी वो बहुत मुश्किल है कि कोई बंदा जो इस पॉइंट तक आ सके। अच्छा, तो देन अगेन आई एम सेइंग, वो फिर मुश्किल पैदा हो रही है दूसरों के लिए, वो लोगों के लिए, इवन यूरोपियंस बेचारे नहीं आ पा रहे हैं उसके जॉब ऑफर्स जो क्योंकि वो तो आपको पता है वो इन चक्करों में नहीं पड़ते। दे नेवर गो, उनको कहीं भी तो कहेंगे हम आएंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे। And government is taking actions towards it. The government is not blind. They know and they will take action. They have started and they have started. अभी immigration enforcement unit पूरा नया बन गया है और इसके ऊपर काम हो रहा है और होगा और होना चाहिए, क्योंकि this is wrong with Canada, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं, तो हम लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम कनाडा के फेवर में बात करें और हर वो काम करें जिससे कनाडा बेहतर हो, क्योंकि हमारा फ्यूचर कनाडा से रिलेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनका राइट ना मारा जाए। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है। लेकिन ये दूसरी तरीके से हो सकता है, सपोर्ट कर दी, जॉब ऑफर दे दी। जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अब चूंकि हमारे पाकिस्तान से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से, मैंने देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए भी हैं, लेकिन मैंने अभी भी कोई इतनी ज्यादा तादाद अपने पाकिस्तान देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है कि वहां पे इमिग्रेशन के लोगों ने ऑफिसेस खोलनी है और दे हैव नो idea, they are not a registered agent of any registered immigration consultant, और वो कोई भी गलत गाइडेंस दे देते हैं, पैसे ले लेते हैं, और इसकी वजह से इमिग्रेशन कंसल्टेंसी को पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि ये 2 नंबर ही चीज है, जैसे कोई कि ये सारे दो, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हाईली रेगुलेटेड प्रोफेशन है, ऑडिट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब क्या कर
वहाँ पे तो स्टूडेंट वीज़ा दे के और यूनिवर्सिटी से कमीशन लेके वो बंदे का एजुकेशन, वो स्टूडेंट परमिट भी दिला दिया, एडमिशन करा दिया। जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स, बेचारों को पता ही नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी जो है उसकी बेस पे आपको वर्क परमिट और इमिग्रेशन में फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी जरूरी ये बात बहुत है, इंपॉर्टेंट क्योंकि जब वहां से स्टूडेंट आते हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ पे आके हम काम करने लग पड़ेंगे। नहीं और नहीं नहीं, यहाँ नहीं। पे देखें, एक होता है DLI, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे अगर आप जाएं और गूगल करें डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, तो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड हैं कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले सकते हैं। ठीक है। उसी वेबसाइट पे आखिर में ये भी होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन ओपन वर्क परमिट अगर आपने पढ़ा है उस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसमें आपको नजर आएगा कि अक्सर कॉलेजेस आर नॉट अप्रूव्ड टू गिव वो नहीं देंगे, मतलब दे आर नॉट अप्रूव्ड फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। तो उनके लिए क्या होगा? स्टूडेंट्स वापस जाएंगे पढ़ के? वो जाके वापस जाएंगे, वो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर आपके इमिग्रेशन में होता है, लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अच्छा। अनलेस कि आपको कोई जॉब मिल जाए, जैसे आपको जॉब ऑफर मिल गई और फिर आपको वो जो तो एम्प्लॉई वो है, सांस लेते रहे यहाँ पे, कुछ ना कुछ आप जो लोग हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, ये कुछ उनकी हेल्प कर सकते हैं ऐसे? हाँ, नहीं, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही उनको वापस जाना पड़ेगा। वो उनको अगर जॉब ऑफर आ जाती है तो फिर जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है, उसको जॉब ऑफर देनी पड़ेगी और अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन समझना पड़ेगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सभी यहाँ पे वर्क उनको नहीं, ऐसा नहीं है कि खुद, अच्छा जो दूसरे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया है, वहां से अगर किसी ने किया है तो उसको जो है आफ्टर जितने ड्यूरेशन का उसने कोर्स किया है उतने ड्यूरेशन का ओपन फॉरेन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा अप्लाई करने पे। ये नहीं कि खुद ब खुद मिल जाएगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ओपन वर्क परमिट का मतलब दो वर्क परमिट्स होते हैं, ओपन और क्लोज। क्लोज इज एम्प्लॉयर स्पेसिफिक, ओपन इज नॉट। ओपन का मतलब है आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, और क्लोज के लिए LMIA चाहिए होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ओपन के लिए नहीं चाहिए होता। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, तो अब जो हमारे जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और वो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उन वो वेबसाइट चेक करें और कैसे वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं? जो ऑलरेडी यहाँ पे है, जो वहाँ पे पाकिस्तान में जो आना चाहते हैं वो पहले देखें कि जिस इंस्टीट्यूट को वो जिसमें जाना चाहते हैं वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है कि नहीं है। ठीक है। वहां से पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल सकता है कि नहीं है। ठीक है। और फिर उसके बाद, अच्छा ऐसे भी मैंने देखे हैं कि उनके एडमिशन हो गए लेकिन वीजाज नहीं मिले। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने केस अपना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। यू हैव टू प्रूव, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानीज हैव टू प्रूव कि दे विल गो बैक एट द एंड दैट ऑफ देयर वीजा। We are going to make the strong case. जो भी immigration consultant होते हैं अच्छे, they will make a strong case towards it कि that's where it comes. Yes. ठीक है, ठीक है। सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सबको। और यहाँ पे एक आखिर में मैं इमिग्रेशन के हवाले से, ये जो ओपन परमिट होता है ये क्या है? मैंने आपको जैसे बताया दो तरह के हैं। एक बेसिकली ये टेम्परेरी परमिट है। अच्छा। ये जॉब के लिए होता है, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, सिर्फ ये जॉब के लिए है। और ये हाँ, ओपन बेसिकली 2-3 लोगों कहीं को भी मिलता जॉब कर है। सकते हैं। ओपन उसको मिलेगा जैसे कि ओपन की रिक्वायरमेंट्स हैं, ओपन किन लोगों को मिलता है? स्टूडेंट वीजा पे कोई आया हुआ है उसके स्पाउस को मिलेगा ओपन। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट वीजा पे कम से कम बैचलर या मास्टर डिग्री, स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, उसके स्पाउस को मिलेगा। स्पाउस को मिलेगा। ठीक है। स्टूडेंट अगर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड से है तो उसको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ओपन वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा कोई अगर यहाँ पे वर्क परमिट पे आ रहा है, नॉर्मल क्लोज्ड वर्क परमिट पे, उसके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलेगा। सही है। तो ओपन वर्क परमिट ये होता है और बहुत अच्छा होता है, इसमें आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन है। सो LMIA का मतलब है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अच्छा, ये जी, अच्छा, वो जो लेते हैं और जो LMIA बेसिकली असेसमेंट करता है, एक गवर्नमेंट की असेसमेंट है लेबर डिपार्टमेंट की, कि आप फॉर एग्जांपल आप जो एम्प्लॉयर हैं, बिजनेस हैं, आपने कहा कि मुझे मेरी इस पर्टिकुलर जो मेरी जॉब ओपनिंग है इसके लिए मुझे बाहर से बंदा बुलाना है, यहाँ पे आई कैन नॉट फाइंड दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्किल सेट दैट आई वांट, राइट? तो वो बंदा ले लेते हैं, तो उनको अप्लाई करना पड़ता है गवर्नमेंट में टू गेट LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है। LMIA जब आपको मिलता है कि भाई हमें नहीं मिल रहा यहाँ पे बंदा जो हमें चाहिए, जो हमें जिस तरह का एम्प्लॉय चाहिए, देन यू आर अलाउड टू गिव अ जॉब ऑफर।
तो जॉब ऑफर देने के लिए रिक्वायरमेंट है LMI। LMI। अच्छा, अब वो जो इमिग्रेंट, वो जो बंदा है जो यहाँ पे LMIA पे रह रहा है और उसके साथ एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, और उसने LMIA पे यहाँ पे आया है, तो वो जो एक्सटेंडेड उसके फैमिली मेंबर हैं, वो उनको कैसे ओपन जॉब परमिट मिलेगा? कि उनको कुछ भी नहीं मिल जाएगा? क्योंकि वो जो आ रहे हैं साथ में डिपेंडेंट या वाइफ या स्पाउस, अगर वो स्टूडेंट्स हैं या डिपेंडेंट हैं, तो जाहिर है उनको तो एजुकेशन, दे कैन गो टू स्कूल एंड दे डोंट हैव टू पे फी फॉर दैट। और जो पब्लिक स्कूल में अगर जा रहे हैं, और जो स्पाउस है, क्योंकि स्पाउस आ रहा है तो स्पाउस डिपेंडेंट तो नहीं बना रहेगा ना, गवर्नमेंट तो वो काम कर सकता है, वो ओपन वर्क परमिट रहेगा एंड स्पाउस कैन वर्क एनीवेयर। अच्छा, और उस बच्चे भी काम कर सकते हैं अगर अबव 16 है। अबव 16, अच्छी बात है। ये एक ऐसा क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल थे जो आज आपने आंसर किए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ट्राई नॉट टू फाइंड शॉर्टकट्स एंड ऑलवेज ट्राई कि आप बहुत जेन्युइन तरीके से काम करें, क्योंकि शॉर्टकट्स और व्हेन यू सर्कमवेंट अराउंड द रूल एंड रेगुलेशन देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। तो कोशिश करें हमेशा सही तरीके से करें, और आप अपना जेन्युइन तरीके से भी काम जेन्युइन तरीके से, बहुत ज्यादा देयर आर मेनी पाथवेज इफ यू वांट टू कम। आपकी अच्छी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो देयर आर मेनी पाथवेज, और यू कैन गेट हेल्प। देयर आर लॉट ऑफ गुड कंसल्टेंट्स आल्सो हु कैन हेल्प यू। सना, जाने से पहले आपको ज़रूर हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को, हमारे पिछले प्रोग्राम में आपने हमें, हमारे बहुत सारे नाज़रीन ने हमें पूछा भी कि ये कहाँ गई, तो हमने उनको लेके आए हम। तो अब हम आपको ऐसे तो नहीं जाने देंगे, अब थोड़ी सी, हमारे पास कोई ऑर्केस्ट्रा और ऐसी चीज़ तो नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ ही हमारे नाज़रीन के साथ हम छोड़े जाएंगे। आज कुछ 2-3 चीज़ें जो आप क्विकली गुनगुना सकते हैं, 1-2 अशार, तो वो हमारे लिए बड़ी कीमती हो जाएंगी। थैंक यू। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म